हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नदियों का थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो इन प्रश्नों की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है बद्रीनाथ से। और यहीं पर अगर हम बात करें कि अलकनंदा नदी में आकर मिलने वाली सबसे पहली रिवर कौन सी है, तो वो होती है धौलीगंगा। अलकनंदा में कहाँ पर मिलती है? विष्णुप्रयाग में। और इसी के साथ साथ आगे नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग से होती हुई गंगा अस्तित्व में आती है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? तो गंगा की लंबाई उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1450 किलोमीटर के लगभग है। और अगर इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की टोटल लंबाई है। भारत के अंदर गंगा नदी 2525 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। फिर अगले क्वेश्चन में बात करते हैं कावेरी नदी की। तो कावेरी जल विवाद ये किन दो राज्यों के बीच में है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। और चूँकि वहाँ पर पुडुचेरी का इलाका भी पड़ता है तो पुडुचेरी वाले रीजन में भी इसका कुछ विवाद रहता है, लेकिन जो मुख्य विवाद है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। फिर अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में और ये एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि जितनी भी पूर्व में गिरने वाली नदियाँ होती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो ज़्यादातर डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जितनी नदियाँ पश्चिमी घाट से होकर गिरती हैं और इधर अरब सागर की साइड गिरती हैं, ये सभी की सभी जरंदमुख का निर्माण करती है, यानी एस्चुरी बनाती हैं। तो कावेरी नदी के बारे में हम लोगों ने दो बातें पढ़ ली। एक तो इसका जो प्रवाह होता है, यानी कि कावेरी नदी गिरती कहाँ पर है, तो वो बंगाल की खाड़ी। और दूसरा विवाद, कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में है। साथ ही साथ कावेरी नदी के अगर उद्गम स्थल की बात की जाए तो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से ये निकलती है। इसका उद्गम कर्नाटक में होता है कुर्ग जिले में, और वहाँ पर स्थित हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ जहाँ से कावेरी नदी निकलती है। अब बात आती है कावेरी नदी का मुहाना स्थल क्या है? मुहाना स्थल वही होता है जहाँ पर कोई नदी जाकर के गिरती है। तो कावेरी नदी कहाँ पर गिर रही थी? बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, डेल्टा का निर्माण करते हुए। तो इसका मुहाना स्थल कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। और इसी के साथ साथ कावेरी नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो 805 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखेंगे कोसी नदी। अगर कोई इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कोसी मीन्स ज़्यादातर लोग इसे कोसते होंगे बिकॉज ये बाढ़ का कारण बनती है वहाँ पर। तो बिहार का शोक कौन सी नदी हो गई? कोसी नदी। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? वृद्धगंगा के नाम से कौन सी जानी जाती है नदी? गोदावरी। और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा, यानी गोदावरी के जो उपनाम है वो हम याद रखेंगे। पहला हो गया वृद्धगंगा या बूढ़ी गंगा, और दूसरा है दक्षिण भारत की गंगा। और अगर बात की जाए कि पेनिनसुलर इंडिया में यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी भी गोदावरी ही है। इसी के साथ साथ अगर हम गोदावरी नदी के उद्गम की बात करें तो ये महाराष्ट्र में है एक ज़िला नासिक ज़िला। उसी नासिक ज़िले में त्र्यंबक नामक का गांव है और वहीं से इसका उद्गम होता है। और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी कुछ सहायक नदियों की बात कर ली जाए तो इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जैसे पेनगंगा और इंद्रावती, वेनगंगा। ठीक, तो ये इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है गंगा नदी पर। अगर बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की तो गंगोत्री के पास जो गोमुख नाम का हिमानी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। और हम सब जानते हैं कि गंगा जो है भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का सम्मिलित रूप है। तो इंडिया में इसकी लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर के लगभग। इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 11, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ पर। पश्चिमी घाट पहाड़ यानी जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो इधर पड़ते हैं आपके पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में कहाँ पर है? महाबलेश्वर के समीप। और
इसका जो मुहाना है वो बंगाल की खाड़ी में है। और साथ ही साथ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे मूसी हो गई, मूसी जो हैदराबाद नगर बसा हुआ है, कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसको भी डिस्कस किया था। तो इसकी सहायक नदियों में प्रमुख हैं मूसी, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, ये सब नदियाँ किसकी सहायक हैं? कृष्णा नदी की सहायक है। और कुछ और भी नदियाँ हैं जैसे घाटप्रभा, मालप्रभा, सेम नाम है तो याद रह सकते हैं। घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये कुछ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। और कृष्णा नदी की अगर मुहाने की बात करें तो बंगाल की खाड़ी इसका मुहाना है, जहाँ पर ये डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी के साथ साथ कृष्णा नदी की अगर लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 1327 किलोमीटर है। अब नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, बिकॉज़ अगर हम लोग देखें तो मानसून के सीज़न में जब नदियों में बाढ़ आती है तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा जल समाहित कर लेती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी लंबाई बढ़ जाती है। भाई अगर हम मान लीजिए कोई एक नदी है और वो सीधी से बह रही है और बाढ़ के समय पर उसका बहाव कुछ यूँ हो गया तो ये लंबाई भी काउंट कर ली जाएगी। तो नदियों की लंबाई कोई फिक्स नहीं होती है, इनकी लंबाई घटती और बढ़ती रहती है। तो उस आधार पर लगभग हम कह सकते हैं 1327 किलोमीटर कृष्णा नदी की लंबाई है। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो वो है गंगा नदी। और अगर कोसी नदी जो कि बिहार का शोक कहलाती है, इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम है गोसाई धाम चोटी के उत्तर में। और अगर इसके मुहाने की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट किसी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या अन्य किसी महासागर में नहीं गिरती है, बल्कि इसका जो अंत है वो कहाँ पे होता है? जब ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये बिहार के अंदर से बहती हुई फिर गंगा नदी में मिल जाती है और वहीं से इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। अब यमुना नदी के अगर उद्गम की बात करें तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम होता है और प्रयागराज में यानी इलाहाबाद में ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो चंबल, मुख्य इसकी सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, ये मुख्य सहायक नदियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। फिर गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री में। और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर इंडिया में। साथ ही अगर गंगा नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन नदी, ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि गंगा व कौन सी नदी है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है? तो हम सब जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ऐसी दो नदियां हैं जो आपस में मिल करके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी जिसे हम सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं उसका निर्माण करती हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंडक नदी का उद्गम स्थल पड़ता है नेपाल में। गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नेपाल में। और अगर इसके हम अंत की बात करें तो इसका अस्तित्व कहाँ पर समाप्त होता है? ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में लगभग इसकी 425 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पड़ती है। और इसकी सहायक नदियाँ जैसे गंडक से याद रखेंगे काली गंडक एक इसकी सहायक नदी है। और साथ ही साथ त्रिशूली गंगा, ये दो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ हो गई। और इसके बारे में एक विशेष बात है कि इनमें जो है वो गोल गोल पत्थर मिलते हैं ब्लैक कलर के, जिन्हें सालिग्राम कहा जाता है। इनका अपने आप में बड़ा महत्व है और पूजन अर्चन में भी इनका हम लोग महत्व देखते हैं। तो ये सालिग्राम जो पत्थर होते हैं वो इसी नदी में पाए जाते हैं।
अब आगे बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तीस्ता, ये ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इसके उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम होता है तिब्बत में, और वहाँ पर इसे सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? चेमड्यूंग नाम का एक ग्लेशियर है मानसरोवर के झील के पास ही, लगभग उससे 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी यही है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो चेमड्यूंग हिमानी है इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के पास। कितने पास? लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। और अगर इस नदी की लंबाई की बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। भारत में अगर बात की जाए तो 916 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई पड़ती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे हम जमुना के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ रिवाइज करते हैं कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता था, तो वो नाम था पद्मा। फिर पद्मा, इधर से पद्मा नदी आती है यानी जिसे हम गंगा कहते हैं, और इधर से जमुना, दोनों मिलकर के जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उस वक्त उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं। तो दोनों मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में यानी चाइना में किस नाम से जानी जाती है एवं भारत में प्रवेश करने पर अरुणाचल प्रदेश में क्या कहलाती है। तो इसे हम लोग तिब्बत में पहले तो सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो रिवर, यारलंग सांगपो, और फिर अरुणाचल प्रदेश में इसे हम दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग। मेनली ब्रह्मपुत्र ये असम में ही जानी जाती है। तो इसके कई सारे नाम हैं, जैसे अगर हम सीरियल से बात करें तो तिब्बत में पहले इसे सांगपो बोलेंगे, उसके बाद अरुणाचल में यू टर्न लेते हुए जैसे ही इंटर करती है इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर ब्रह्मपुत्र नाम पड़ता है इसका असम में, साथ ही साथ जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है इसका नाम हो जाता है जमुना। तो इतने सारे नामों के साथ और आगे गंगा में मिलने के बाद ये मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो अभी यहाँ बात हुई थी, यमुना नदी का उद्गम स्थल बंदरपूछ के पश्चिमी घाट पर जो यमुनोत्री नाम का ग्लेशियर है वहाँ से यमुना नदी निकलती है। और इसका लास्ट एंड कहाँ होता है? प्रयागराज में, जब ये गंगा नदी में मिल जाती है। लंबाई इसकी लगभग 1375 किलोमीटर है। और इसकी सहायक नदियों की बात की थी हम लोगों ने, चंबल, बेतवा, केन, ये सब जो है यमुना की सहायक नदियाँ। फिर यमुना के संगम की बात हो रही है, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर के लगभग। अब बात आती है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल पड़ता है कांगड़ा जिले में, जो रोहतांग पास हम लोगों ने पढ़ा है, रोहतांग दर्रा, उसके समीप कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्गम होता है। और एट लास्ट ये चेनाब नदी में मिल जाती है, चेनाब नदी में मिल जाती है। लंबाई की अगर हम बात करें तो 725 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है। देखिए अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि इसका मुहाना कहाँ पर है। तो चेनाब नदी में इसका मुहाना पड़ता है, यानी कि अगर इसके अंत की बात करें, इसका अस्तित्व कहाँ से समाप्त होता है रावी नदी का, तो वो चेनाब नदी के में मिलने के बाद इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। और चेनाब नदी की थोड़ा सा अगर बात करें तो चेनाब नदी 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है, एक चंद्र और दूसरी भागा, चंद्रभागा। इसीलिए कभी कभी इसका कॉमन नेम चंद्रभागा भी जाना जाता है, यानी चेनाब नदी को हम लोग चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। और सिंधु नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, रावी, व्यास, चेनाब, झेलम और सतलज, ये सभी नदियां सिंधु की सहायक हैं। और स्पेशली अगर चेनाब नदी की बात करें यानी चंद्रभागा नदी की, तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? चंद्रभागा नदी, या कह लीजिए चेनाब नदी। जो हम लोगों ने पर्वत रेंज में पीर पंजाल रेंज पढ़ी थी, पीर पंजाल रेंज, उस पीर पंजाल रेंज में एक गार्ज बनाने के लिए भी ये जानी जाती है। यानी जो चेनाब नदी है ये पीर पंजाल रेंज में एक गहरी गार्ज बनाती है। तो ये रहे भारत की नदियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और इसी के साथ साथ अगली श्रृंखला में हम बात करेंगे कुछ अन्य स्टैटिक डेटा की। So please like, share and subscribe my channel for the more upcoming videos. Thank you.